दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण संख्या के 3 टॉपिक क्लियर करा दिए थे। पहला टॉपिक था सम और विषम संख्या, दूसरा था भाज्य और अभाज्य संख्याएं, स्थानीय मान और जातीय मान। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के 2 टॉपिक क्लियर करा देंगे। पहला टॉपिक रहेगा इकाई का अंक और भाई दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा शेषफल प्रमेय। अब आज का हमारा पहला टॉपिक है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अब भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या लिखी है 768 और आपसे कह दे कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई यहाँ इकाई का अंक होता है 8, अर्थात जो अंक हमारा आखिर में लिखा होता है वह होता है इकाई का अंक। भाई इसीलिए इकाई के अंक को हम लास्ट डिजिट भी कहते हैं। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि इकाई का अंक हमेशा लास्ट में ही आए। अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हो, इस प्रकार से 58.01, अब अगर आपसे यहाँ कह दे कि भाई यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर इकाई का अंक होगा 8, जबकि भाई 8 लास्ट में लिखा भी नहीं है, लास्ट में हमारा अंक है 1, लेकिन भाई इकाई का अंक होगा 8, चूंकि 0 और 1 जो हैं वह दशमलव के उस ओर लिखे हुए हैं। अर्थात यूनिट डिजिट को लास्ट डिजिट कब कहते हैं? जब संख्या पूर्ण संख्या हो। अगर संख्या दशमलव में लिखी हुई है तो यूनिट डिजिट लास्ट में नहीं होगा। इस बात पे भाई विशेष गौर करिएगा। अब अगर हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो 123 प्लस 576 प्लस 658 और भाई आपसे कहे कि इस योगफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई हमें यहाँ संख्याओं को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इकाई का अंक पूछे तो आपको केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। भाई यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ है 8, और हमें संख्याएं जोड़नी है तो आप क्या करो, केवल इकाई के अंक जोड़ लो। 6 3 9 8 17, भाई उत्तर क्या आ गया? 17। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है? 7, तो यहाँ योगफल में इकाई का अंक 7 होगा। अब अगर कोई 2 संख्याएं गुणा में लिखी हों, जैसे 32 और भाई 38, और आपसे कह दे कि यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, तो उसके लिए हमें 32 और 38 की गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इकाई के अंकों की गुणा कर लीजिए। अब यहाँ है 2 और यहाँ है 8, 8 दूनी 16, तो भाई यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो भाई अगर कहीं पर योगफल और गुणनफल वाला सवाल हो तो हमें वहाँ योगफल और भाई गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इकाई के अंकों पे ध्यान देना है और भाई गुणा भाग केवल आप इकाई के अंकों की करोगे। अब अगर हमारे पास भाई कई सारी संख्याएं हों जो गुणा में लिखी हों, इस प्रकार से 91 92 93 और भाई डॉट 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 99 तक, भाई इस प्रकार से अगर हमसे कहे कि 91 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं की हमने गुणा करनी है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई यहाँ क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ खोल कर लिख लीजिए। 91 92 93 94 95 डॉट 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 99। अभी यहाँ पर भाई अंक आ गया 5। अगर लास्ट में हमारा अंक है 5 और हम 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से कर दें तो भाई वहाँ आ जाएगा 0। भाई 5 चक्कू 20 और यहाँ करोगे तो 5 दूना 10। और अगर कहीं पर इकाई का अंक 0 आ गया तो भाई आप चाहें कितनी भी संख्याओं से गुणा कर लो, इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। अर्थात अगर कहीं पर 5 आ जाता है और भाई उसके साथ कोई सम संख्या लिखी हुई है तो हमेशा गुणनफल का इकाई का अंक 0 होगा, चाहे भाई वहाँ पर कितनी ही सारी संख्याएं क्यों ना लिखी हों। इसी प्रकार अगर कोई संख्याएं इस प्रकार से लिखी हों 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, और भाई इस प्रकार से अगर हम कह दें कि हमें विषम संख्याओं की ना गुणा करनी है, तो भाई यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई अगर 5 के साथ कोई सम संख्या लिखी है तो इकाई का अंक हमेशा होगा 0। लेकिन अगर 5 के साथ
सबकी सब विषम संख्याएं लिखी हों तो हमेशा इकाई का अंक होगा स्वयं 5। तो भाई अगर विषम संख्याओं गुणा करोगे 5 के साथ तो इकाई का अंक 5 आएगा। अगर 5 के साथ सम संख्या गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 0। तो भाई ये तो हो गई हमारे अंक 5 की खास बातें। तो भाई इस प्रकार अगर सवाल जोड़ने वाले हों या भाई गुणा वाले हों तो उन्हें हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई कोई सवाल हो घात वाला, जैसे कहीं पर लिखा हो 3 की पावर 81, अब अगर यहाँ कह दे भाई इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर हम इकाई के अंक कैसे निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 इकाई के अंक लिख लेंगे 0 से लेके 9 तक। तो भाई ये हो गए हमारे 10 इकाई के अंक। अब भाई यहाँ जो घात वाले नियम होते हैं वह पहले हम सब नियम देख लेंगे। तो भाई इनमें से पहले हम 4 अंक छांट लेंगे। कौन कौन से, 0, 1, 5 और 6। भाई ये 4 जो अंक होते हैं ये अलग तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई के अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो भाई उस पर चाहे कितनी भी घात लगी हो उनके इकाई के अंक ये स्वयं होंगे। अर्थात अगर कहीं लास्ट में 0 आ गया है तो आप उस पर चाहे कितनी भी घातें लगा दो, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार 1 है, 5 है, 6 है। जैसे भाई 1 में देख लो, अब 11 की पावर 1 क्या होता है, 11। 11 की पावर 2 121। यहाँ भाई 11 की पावर 3 आ जाएगा 1331। अब आप 11 की कितनी भी पावर लिख दो लास्ट में आएगा हमेशा 1, क्योंकि भाई 1 पर आप कितनी भी घातें लगा दो लास्ट में 1 ही आना है। इसी प्रकार 5 पे, भाई 5 की चाहे 4 घातें हों इकाई का अंक 5 होगा, और भाई चाहे 24 घातें हों इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। सेम भाई लागू होता है 6 पे। तो भाई आपको याद रखना है कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये अंक लिखे हुए हैं तो घातें चाहे कितनी भी लगी हों इकाई के अंक ये स्वयं होंगे। तो भाई यहाँ 4 अंक हमारे क्लियर हो गए। अब बचे हमारे 6 अंक, इनके बारे में देख लेते हैं। तो भाई यहाँ 2 अंक उठाएंगे अब 4 और 9 को। जो हमारे 4 और 9 हैं ये अलग तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर भाई 4 संख्या लिखी हो कहीं पर और घातें उसकी विषम हो तो हमेशा इकाई का अंक 4 होगा। अगर 4 पर सम घातें लगी हों तो हमेशा 6 होगा इकाई का अंक। तो भाई ध्यान रखना है, अगर संख्या 4 पर घातें विषम हुई तो इकाई का अंक 4 होगा। अगर घातें सम हुई तो इकाई का अंक होगा 6। इसी प्रकार 9 में अगर भाई घातें विषम हैं तो इकाई का अंक 9 होगा, और अगर घातें सम हैं तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो भाई 4 और 9 इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं, सम और विषम वाला। आपको यह याद करना है एकदम। अभी हमारे पास संख्याएं बची हैं 4, 2, 3, 7 और 8। अब इन चारों को देख लेंगे, 2, 3, 7 और 8। भाई ये चारों संख्याएं 4 वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। अर्थात अगर इन संख्याओं पर कोई भी घात लगी हो, जैसे भाई लिखा हो 2 की पावर 34, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको घातों को 4 से भाग करना है। फिर जो शेषफल आए उनको भाई घातें मान लेनी है। अब यहाँ 4 से भाग करो तो आएगा 2 शेषफल, 2 शेषफल लगा लो। अभी जो इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई सीधी सी बात क्या है, जितनी भी घातें लगी हों सबसे पहले आपको घातों में 4 से भाग करना है। जो शेषफल आएगा उतना भाई शेषफल घातें लगानी है और हमें उत्तर निकालना है। जो भी इकाई का अंक आएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 8 की पावर 61, अभी हमें यहाँ निकालना है इकाई का अंक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 61 में ना 4 से भाग कर दो, तो भाई आ जाएगा 15 चक्कू 60, 1 आया शेषफल, तो इसे आप लिख दो 8 की घात 1। भाई उत्तर आ गया 8, अर्थात इकाई का अंक 8 होगा। अब इसी प्रकार लिखा है भाई 8 की घात 103। अभी क्या करना है आपको, 103 में ना 4 से भाग करना है। तो भाई 103 में आप 4 से भाग करो
तो 25 चक्कू 100, शेषफल बचेगा 3। सो यहाँ लिख दो 8 की घात 3। अब 8 की घात 3 क्या होता है? 512, अर्थात यहाँ इकाई का अंक 2 आएगा। तो भाई इस प्रकार से कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाएं तो क्या करना है? 4 से भाग करके हमें घातें निकालनी है और भाई फिर निकालना है इकाई का अंक। अब भाई इस पर आधारित कुछ सवालों को देख लेंगे। जैसे लिखा है 3 की पावर 47 प्लस 7 की पावर 53। अभी आपको यहाँ निकालना है इकाई का अंक। अब भाई ध्यान देना है कि संख्या 3 और 7 दोनों ही 4 वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको 4 से भाग करनी है। भाई यहाँ 4 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा 3, और यहाँ 4 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा हमारा 1। अभी 3 की घात 3 27 होता है, और भाई 27 में 7 हो गया इकाई का अंक। 7 की घात 1 7 हो गया, कुल मिलाकर आ गया 14। तो भाई इकाई का अंक हो जाएगा 4, अर्थात इस वाली संख्या में इकाई का अंक हो जाएगा 4। लेकिन भाई आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो 7 की पावर 52, अभी अगर आप 4 से भाग करोगे तो भाई भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल आएगा 0। लेकिन भाई कभी भी आपको शेषफल 0 नहीं लिखना है। जहाँ पर भी 0 आए तो भाई वहाँ आपको शेषफल लिखना है 4, और आपको सवाल 4 से लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ आ गया 7 की घात 4, कैसे लगाओगे? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ आ जाएगा 49, और यहाँ 49। केवल लास्ट के अंकों पे ध्यान दो, 9 नाम 81, अर्थात हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 1। तो ध्यान रखना है, अगर पहाड़ा पूरा पूरा जाए 4 से तो भाई शेषफल 0 आएगा। तो हमें 0 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 4, और सवाल को आपको 4 से लगाना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास कोई सवाल लिखा है 4 की पावर 77 प्लस 9 की पावर 81, अब भाई ये दोनों ही संख्याएं सम और विषम वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। 4 में अगर विषम घाते हैं तो हमेशा इकाई का अंक होगा 4, और अगर सम होती तो 6 होता। इसी प्रकार से भाई 9 में अगर विषम घाते हैं तो इकाई का अंक होगा 9, और अगर यहीं सम घाते होती तो इकाई का अंक होता 1। जोड़ दो यहाँ, 9 4 13, भाई उत्तर आ जाएगा हमारा 3, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 3। अभी भाई हम कुछ बड़ी संख्याएं लिख लेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे 174 की पावर 56, और भाई यहाँ लिख लो 179 की पावर 201। अगर भाई सवाल में क्या है कि बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हों तब हमें कैसे लगाना है? भाई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। यहाँ लास्ट में 4 है और यहाँ लास्ट में है 9, अर्थात यहाँ 4 और 9 वाला पैटर्न लगेगा। अब 4 में क्या है? घाते हैं सम। अगर घाते सम हैं तो भाई लास्ट में होगा 6, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। और भाई अगर 9 में घाते विषम है, यहाँ घाते विषम है, तो लास्ट में अंक होगा 9, और भाई 9 6 कितने होते हैं? 15, अर्थात हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 5। अर्थात भाई अगर बहुत बड़ी संख्याएं लिखी हों तो हमें बड़ी संख्या पे ध्यान ना देकर केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है, और भाई इकाई का अंक जो भी पैटर्न फॉलो करता हो उस हिसाब से आप वहाँ इकाई का अंक निकाल लीजिए। अब अगर हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो 3 की पावर 81 माइनस 9 की पावर 71, अब भाई कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो जो माइनस में हो, अब भाई यह कैसे लगाएंगे? 3 की पावर 81, अब जो संख्या 3 है वह 4 वाला पैटर्न फॉलो करती है, 4 से भाग करोगे शेषफल आएगा 1, और जो संख्या 9 है वह सम और विषम का पैटर्न फॉलो करती है। विषम में होता है 9, और अगर सम होता तो होता 1। अभी यहाँ आ गया 3 माइनस 9, तो भाई हमारा इकाई का अंक आ जाएगा -6। तो भाई ध्यान रखना है, जब भी कभी इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो भाई आपको उत्तर -6 नहीं लिखना है, आप संख्या को तुरंत 10 से घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। तो हमें एक इकाई का अंक लिखना है यहाँ पे 4। ये कब करना है?
जब भाई कभी आंसर माइनस में आ जाए। भाई मान लो यहाँ पे उत्तर आता -3, तो हम क्या करते, -3 न लिखकर इसको भाई 10 से घटा लो, उत्तर लिखते +7। तुरंत उसे आप 10 से घटाइए और भाई उत्तर प्लस में लिखिए। इसी प्रकार हमारे पास एक सवाल है, 3 की पावर 101 -5 की पावर 81। अब भाई आपको यहाँ इकाई का अंक निकालना है और हमें कमेंट करके बताना है कि भाई यहाँ पर इकाई का अंक होगा क्या। अब हमारा अगला टॉपिक है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। भाई शेषफल प्रमेय के अंतर्गत हम दो संख्याओं में क्या करते हैं, भाग करते हैं और भाई हमें वहाँ निकालना होता है कि हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे भाई मान लो हमें 15 को 7 से भाग करना पड़े और आपसे यहाँ पूछे कि जब हम 15 को 7 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो भाई अगर आप 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14 और भाई हमें एक शेषफल प्राप्त होगा। तो भाई इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत जब हमें शेषफल पूछा जाता है। अब भाई मान लो कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो 63 + 54 + 48 और भाई आपको भाग करना हो 15 से। अभी आपसे कह दे कि यहाँ पर शेषफल क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो आप पहले संख्याओं को जोड़ लो और फिर 15 से भाग करो और भाई फिर शेषफल ज्ञात कर लो। और भाई उसके अलावा एक तरीका होता है कि आप हर संख्या को अलग अलग भाग करो, अलग अलग शेषफल निकालो और भाई जो बीच में चिन्ह दिया हो उसका प्रयोग कर लो। जैसे आप यहाँ 63 में 15 से भाग करो, शेषफल 3 बचेगा। 54 में भाग करो, 15 तियाँ 45, 9 बचेगा। यहाँ भाग करो 15 से, 15 तियाँ 45, यहाँ पर 3 बचेगा। और भाई आपको भाग करना है 15 से, यहाँ 9 3 12 3 15, भाई ऊपर भी 15 नीचे भी 15, अर्थात यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। अर्थात भाई हम लोग करते क्या है कि संख्याओं को जोड़ते नहीं हैं, संख्याओं में हम अलग अलग भाग करते हैं, अलग अलग शेषफल निकालते हैं और अगर बीच में धन का निशान है तो भाई जोड़ दिया और अगर भाई गुणा का सवाल है तो अभी हम लोग गुणा भी करेंगे। जैसे एक सवाल देख लो, भाई यहाँ पे लिखा है 45 × 52 × 65 और आपको भाग करना है 7 से। अभी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे शेषफल क्या होगा। अभी भाई आपको अगर यहाँ गुणा करनी पड़ जाए तो भाई काफ़ी सारा टाइम खराब हो जाएगा, तो हम यहाँ गुणा ना करके अलग अलग संख्याओं में भाग कर लेते हैं। जैसे 45 में आप 7 से भाग करोगे तो 7×6 42, 3 बचेगा शेषफल। यहाँ 7 × 7 49, यहाँ पर भी 3 बचेगा और भाई यहाँ 7 9 63, यहाँ 2 बचेगा। तो भाई हमने क्या किया, अलग अलग भाग करी, सीधा शेषफल निकाला और भाई बीच में गुणा का निशान है, शेषफलों की हमने गुणा कर दी। अब यहाँ 3 तियाँ 9 दूनी 18 और भाई हमें 7 से भाग करना था, 7 दूनी 14, यहाँ कितने बचेंगे 4। अर्थात इस वाले सवाल में जो हमारा शेषफल बचा है वह है 4। तो भाई यहाँ गुणा ना करके हम अलग अलग कर लेते हैं, जिससे भाई सवाल क्या होता है, कुछ ही सेकंड्स में हल हो जाता है। तो अगर कोई सवाल इस प्रकार से प्लस वाला है या भाई गुणा वाला है तो उसे हम बेहद आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई कोई सवाल पावर वाला है जिसमें हमें घाते पता हो तो उसे कैसे हल करेंगे। तो भाई शेषफल प्रमेय के अंतर्गत जो घात वाले सवाल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो भाई उनमें सबसे एक मुख्य प्रकार क्या होता है, एक सवाल इस प्रकार से दिया होता है और भाई मान लो यहाँ 17 पर घातें चढ़ी हुई हैं 65 और अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर शेषफल क्या होगा। तो भाई यह एक मुख्य प्रकार है जो घात वाला सवाल आता है और यहाँ हमसे शेषफल पूछता है। तो भाई इस प्रकार के सवाल हम कैसे हल करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। भाई सवाल या तो इस प्रकार से आएगा कि ऊपर वाली संख्या एक ज़्यादा होगी नीचे वाली संख्या से और भाई घातें चढ़ी होंगी n। और भाई एक सवाल आ सकता है कि जब नीचे वाली संख्या एक ज़्यादा हो और भाई ऊपर घातें चढ़ी हों n। तो भाई सवाल अक्सर दो प्रकार से आता है कि जब ऊपर की संख्या नीचे से एक ज़्यादा हो तब, और भाई जब ऊपर की संख्या नीचे से एक कम हो तब। तो भाई
दोनों सवाल हम किस प्रकार से लगाएंगे। अब पहले पे ध्यान देना है कि जब ऊपर की संख्या एक ज़्यादा हो, लिखा हो a+1 अपॉन ए और भाई ऊपर पावर लगी हो n, तो अगर ऊपर की संख्या एक ज़्यादा है तो भाई घाते कितनी भी लगी हो और संख्या कोई भी लिखी हो, शेषफल हमेशा एक ही आएगा। लेकिन अगर भाई नीचे की संख्या एक ज़्यादा है, जैसे लिखा है a⁴n अपॉन a+1, जैसे यहाँ पे लिखा हो 17 की घात 65 और भाग करना आपको 18 से हो। अब भाई नीचे की संख्या एक ज़्यादा है तो यहाँ पर दो नियम है। अगर घाते सम है, अगर घाते सम है तो शेषफल एक आएगा। अगर घाते विषम है तो भाई शेषफल कितना आएगा, नीचे वाली संख्या से एक घटाकर, अर्थात a आएगा यहाँ पर। तो भाई अगर ऊपर की संख्या एक ज़्यादा हो तो क्या करना है, सीधा शेषफल को एक लिख देना है। लेकिन अगर भाई नीचे की संख्या एक ज़्यादा है तो हमें घाते देखनी है। घाते सम है तो शेषफल एक होगा, घाते विषम है तो शेषफल a होगा। जैसे भाई इस सवाल को देख लो, यहाँ लिखा है 17 की घात 65 और भाग करना है हमें 16 से। अब भाई देखिए ऊपर की संख्या एक ज़्यादा है तो घाते कितनी भी लगी हों, यहाँ शेषफल हमेशा एक आएगा। लेकिन अगर कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हो कि भाई 17 की घात 65 और भाग करना है हमें 18 से, अभी नीचे की संख्या एक ज़्यादा है तो क्या करना है हमें। अगर भाई नीचे की संख्या एक ज़्यादा है तो आप घातों पे ध्यान दो। घाते कैसी हैं, घाते हैं विषम। अगर विषम घाते हैं तो नीचे की संख्या से एक घटाइए, वही हमारा उत्तर होगा, अर्थात यहाँ शेषफल बचेगा 17। अगर भाई घाते सम होती, इस प्रकार से मान लो 17 की पावर 68 और भाग करना है 18 से, नीचे की संख्या एक ज़्यादा है, घाते सम है, तो यहाँ भी शेषफल एक ही होगा। तो भाई पहला टाइप तो हो गया कि जब ऊपर की संख्या एक ज़्यादा हो नीचे वाली से, या भाई ऊपर की संख्या एक कम हो नीचे वाली से और हमें घाते लगी हो, तो भाई सवाल कैसे लगाना है ये आप समझ गए होंगे। अब भाई आते हैं दूसरे तरीके पे। अब भाई दूसरा प्रकार क्या है कि जब संख्या जो ऊपर वाली होती है नीचे वाली संख्या का पूर्ण गुणज हो और भाई उससे एक अधिक हो, तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। जैसे भाई लिखा है कि 226 की पावर 13 और भाग करना है हमें 15 से, या भाई कहीं पर लिखा हो 17 की पावर 28 और हमें भाग करना है 4 से, या भाई कहीं पर लिखा हो 15 की पावर 29 और भाग करना है हमें 4 से। अभी हमारे पास ये 3 सवाल हैं और भाई हमें यहाँ बताना है कि शेषफल क्या होगा। जो ये 226 हैं ये भाई 15 के पहाड़े से एक ज़्यादा है। अगर भाई आप 15 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ तो कहीं ना कहीं पर 225 आ जाएगा, और भाई 225 से ये संख्या एक ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 4 चक्कू 16, संख्या एक ज़्यादा है 4 के गुणज से, और यहाँ पर संख्या एक कम है 4 के गुणज से। तो भाई तरीका तो हमारा पिछला वाला ही रहेगा। अगर संख्या गुणज से एक ज़्यादा है तो भाई सवाल लगाओ एक ज़्यादा वाले से। अगर एक ज़्यादा है तो घाते कितनी भी लगी हों, शेषफल हमेशा एक ही आना है। तो भाई ध्यान रखना है, संख्या सीधे एक ज़्यादा हो, अगर यहाँ पर 16 लिखा होता तब भी हमारा शेषफल एक ही आता, और भाई अगर संख्या कोई 15 के गुणज से एक ज़्यादा है तब भी हमारा शेषफल एक ही आना है। यहाँ पे अब भाई 17 जो है वह 4 के गुणज से एक ज़्यादा है। भाई 4 गुणज 4 चक्कू 16, एक ज़्यादा हुई तो क्या करना है, सीधा आप शेषफल को एक लिख दीजिए। अगर गुणज से एक ज़्यादा है तो भाई घातों को नहीं देखना है, सीधा आप एक लिख दो। लेकिन यहाँ पर जब संख्या गुणज से एक कम हो, भाई 4 चक्कू 16 और यहाँ पे लिखा है 15, तो यह संख्या गुणज से एक कम है। जब गुणज से एक कम है तो भाई आप देखो कि यहाँ घाते कैसी हैं, भाई घाते हैं विषम, और जब घाते विषम होती हैं तो उत्तर क्या होता है, नीचे वाली संख्या से एक घटाकर। तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 3।
तो ये कब करना है? जब ऊपर वाली संख्या गुणज से 1 कम हो तब। जैसे भाई कहीं पे लिखा हो 25 की पावर 49 और भाई भाग करना है हमें 8 से, और भाई कहीं पे लिखा हो 31 की पावर 62 और भाई हमें भाग करना है 8 से। अब इन दोनों सवालों में हमें शेषफल बताइए। तो भाई जो 25 है वह 8 के गुणज से 1 ज़्यादा है। भाई 8 तियाँ 24, यहाँ कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। अर्थात गुणज से अगर 1 ज़्यादा है तो घातें कितनी भी लगी हों सीधा 1। शेषफल को आप सीधा 1 लिख दो। यहाँ पे आ जाओ, 8 चक्कू 32, गुणज से 1 कम है। अगर 1 कम है तो भाई आप ध्यान दो घातें हैं कैसी। अगर सम घातें हैं तो शेषफल 1 लिख दो, लेकिन अगर भाई विषम घातें होती इस प्रकार से, अगर कहीं पर विषम घातें हैं और संख्या गुणज से 1 कम है तो क्या करना है? नीचे वाली संख्या से 1 घटा लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई अब क्लियर हो गया होगा कि सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है। गुणज से 1 ज़्यादा है तो सीधा आंसर 1, गुणज से 1 कम है तो भाई ध्यान दीजिए कि सम है कि विषम है। अगर सम है तो सीधा 1, और अगर विषम है तो नीचे वाले से घटा कर 1। इसी प्रकार भाई ले लो, अगर हमें 100 को भाग करना हो 9 से और भाई हम 100 की पावर 100 लगा दें, और अब आपको यहाँ बताना है कि शेषफल क्या होगा। और भाई कहीं पे लिखा हो 98 और भाग करना है 9 से, और भाई पावर लगवा लो 98, या एक सवाल लिख दें कि भाई 98 की पावर 97 है और आपको भाग करना है 9 से। तो भाई ये 3 सवाल हो गए हैं। आपको यहाँ बताना है कि शेषफल कितना कितना होगा इन तीनों सवालों में, और भाई हमें कमेंट करके बताना है कि यहाँ शेषफल क्या होगा। यहाँ पर भाई एक बात का ध्यान रखना है कि यूपी SSSC कभी भी भाई शेषफल प्रमेय में एकदम डीप जाकर सवाल नहीं पूछती है। अर्थात हमें यूलर प्रमेय यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई सवाल हमें एकदम सिंपल से पूछे जाएंगे जब संख्या सीधे 1 ज़्यादा होगी, या भाई गुणज से 1 ज़्यादा होगी, या भाई संख्या सीधे 1 कम होगी, या गुणज से 1 कम होगी। इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं। लेकिन भाई फिर भी अगर आपको यूलर प्रमेय का ज्ञान चाहिए तो हमने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वहां से यूलर प्रमेय पढ़ सकते हैं। अब भाई लास्ट में हमारे पास एक प्रकार के सवाल आते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर कोई संख्या इस प्रकार की हो कि भाई संख्याएं तो अलग अलग हों लेकिन भाई घातें समान हो और भाई बीच में प्लस हो, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो अगर भाई घातें विषम हैं, अगर n का मान क्या है? विषम है, तो यह संख्या a प्लस b से हमेशा विभाज्य होगी। क्या करना है? अगर कहीं पे लिखा हो a की पावर n प्लस b की पावर n और भाई n का मान विषम हो तो यह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी। अब भाई इसका कोई उदाहरण देख लीजिए। कहीं पे लिखा है 7 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 73। अब भाई संख्याएं तो अलग अलग हैं लेकिन भाई घातें समान हैं, और घातें कैसी हैं? घातें भाई विषम हैं। तो यह संख्या हमेशा, संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 7 प्लस 4 अर्थात 11 से हमेशा विभाज्य होगी। तो भाई इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर संख्याएं प्लस में लिखी हैं तो घातें हमेशा विषम होनी चाहिए। तो 7 4 11, संख्या 11 से विभाज्य होगी। लेकिन भाई अगर सवाल यही माइनस में दिया हो इस प्रकार से, a की पावर n माइनस b की पावर n, तब क्या होगा? तो भाई पहला तरीका है घातें कैसी भी हों, ये वाली संख्या a माइनस b से हमेशा विभाज्य होगी। अगर कहीं पे लिखा है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो आपको घातों पर ध्यान नहीं देना है, a माइनस b से हमेशा विभाज्य होगी। लेकिन भाई अगर यही संख्या लिखी है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो अगर घातें सम हैं, अगर सम घातें हैं
तो यह संख्या a प्लस बी से भी विभाज्य होगी। तो भाई यहाँ पर दो तरीके बन गए हैं, एकदम ध्यान देना है। अगर सवाल माइनस वाला है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो a माइनस बी से हमेशा विभाज्य होगी, आपको घातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन a प्लस बी से तब विभाज्य होगी जब घाते सम है। जैसे भाई यहीं से देख लो, अगर कहीं पे लिखा है 7 की पावर 74 माइनस 4 की पावर 74, अब यहां पर क्या है भाई, घाते सम है। अगर घाते सम है तो यह संख्या 7 प्लस 4 11 से विभाज्य होगी। यह कब हुआ है, जब घाते सम है तब। लेकिन घातों से हमें कोई मतलब नहीं है जब यह संख्या 7 माइनस 4 अर्थात 3 से हमेशा विभाज्य होगी। यहाँ चाहे घाते सम है या चाहे विषम हो, 7 माइनस 4 से हमेशा विभाज्य होगी। लेकिन भाई 7 प्लस 4 से कब होगी, जब यहाँ घाते सम लगी होंगी तब। तो भाई ये वाला पोर्शन आप नोट कर लेंगे और भाई इसे याद कर लेंगे कि कौन सी संख्या किससे कब विभाज्य होगी। अब भाई अगर कहीं लिखा हो कि 3 की पावर 37 प्लस 4 की पावर 37 और भाई आपको भाग करना है 7 से और यहाँ हमें शेषफल बताना है, तो भाई यहाँ ध्यान दीजिए कि सवाल प्लस वाला है, ऊपर घाते सेम सेम है। तो भाई अगर प्लस वाला है तो घाते कैसी हैं, अगर घाते विषम है तो यह संख्या इन संख्याओं के योग से विभाज्य होगी। अर्थात यह संख्या 3 प्लस 4 7 से हमेशा विभाज्य होगी। कब, जब यहाँ घाते विषम लगी हैं। तो अगर हमें यहाँ 7 से भाग करना है और बताना है शेषफल, तो भाई शेषफल आएगा 0, क्योंकि संख्या यह 7 से पूरी विभाज्य है। अगर भाई कोई सवाल इसी प्रकार का लिखा हो, यहाँ लिखा हो 11 की पावर 43 माइनस 8 की पावर 43। अब भाई सवाल यह माइनस वाला है, भाई लिखा है 11 की पावर 43 माइनस 8 की पावर 43। अगर सवाल माइनस वाला है तो भाई एक बात का ध्यान रखिए, यह संख्या 11 माइनस 8 अर्थात 3 से हमेशा विभाज्य होगी, घाते चाहे कैसी लगी हों। लेकिन अगर यह संख्या आपको 11 प्लस 8 अर्थात 19 से विभाज्य करनी है तो घाते यहाँ हमेशा प्लस की होनी चाहिए। जैसे अगर आप लिख दो 11 की पावर 44 माइनस 8 की पावर 44, घाते सम है, तो यह अगर घाते सम है तो यह संख्या 11 माइनस 8 अर्थात 3 से भी विभाज्य होगी। और भाई 11 प्लस 8 19 से भी विभाज्य होगी। तो अगर इसे आप 3 से भाग करोगे तब भी शेषफल 0 आएगा, और अगर आप इसे 19 से भाग करोगे तब भी शेषफल 0 ही आएगा। तो भाई हमने एक सवाल लिखा हुआ है 17 की पावर 64 माइनस 12 की पावर 64, और भाई अभी आपको बताना है कि यह संख्या किन दो संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। भाई आपको कमेंट में बताना है हमें